हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों एनसीईआरटी नोट्स, जो कि भारतीय इतिहास का है। दोस्तों भारतीय इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री हम लोग देखने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अध्याय नंबर 9 है दोस्तों, गुप्त काल। और इस गुप्त काल अध्याय को बनाने में किस किस चैप्टर का यूज किया गया है दोस्तों, उस चैप्टर का नाम देखते हैं दोस्तों। तो ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 7 गुप्त काल, और ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 20 गुप्त साम्राज्य का उद्भव और विकास, और चैप्टर नंबर 21 है गुप्त काल का जीवन। इन तमाम चैप्टरों को लेकर दोस्तों इस अध्याय को बनाया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश। गुप्त साम्राज्य का उद्भव उत्तर भारत में कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात हुआ। गुप्तों ने कुषाणों और सातवाहन से भी बड़े भूभाग पर राज्य स्थापित किया था, और गुप्त शासक मुख्यतः वैश्य थे। इन्होंने उत्तर भारत को चौथी तथा 5वीं शताब्दी तक एक सूत्र में बांधे रखा। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य के बारे में देखना है दोस्तों। तो गुप्त साम्राज्य का जो विशाल उद्भव था दोस्तों, वो उत्तर भारत में देखा जा सकता है दोस्तों। और कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात जो है गुप्त वंश की स्थापना हुई दोस्तों, और गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की गई थी। और इन्होंने उत्तर भारत को चौथी तथा 5वीं शताब्दी तक जो है एक सूत्र में बांध कर रखा, यानी एक बड़ा विशाल भू राजस्व क्षेत्र में बांध कर रखा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। ईसा की 3री सदी के अंत में गुप्त वंश का आरंभिक शासन उत्तर प्रदेश और बिहार में था। उसकी सत्ता का केंद्र जो था वो प्रयाग में था दोस्तों। गुप्त वंश के शासक प्रारंभ में कुषाणों के ही सामंत थे। गुप्तों ने जीन, लगाम, बटन वाले कोट, पतलून और जूतों का प्रयोग कुषाणों से ही सीखा था। तो गुप्त शासक जो थे मुख्य रूप से पहले किसके अंतर्गत आते थे दोस्तों, तो कुषाणों के सामंत ही थे गुप्त दोस्तों। कुछ गुप्त राजाओं को उत्तम और अद्वितीय महारथी यानी रथ पर लड़ने वाला कहा गया है, लेकिन उनकी जो मूल शक्ति का आधार था वो घोड़ों का ही प्रयोग था दोस्तों। गुप्त शासकों ने कालांतर में अपना आधिपत्य अनुगंग यानी मध्य गंगा का मैदान, और प्रयाग यानी आधुनिक प्रयागराज, जो दोस्तों अभी आधुनिक प्रयागराज है उसे ही प्रयाग कहते हैं, तथा साकेत यानी जो आधुनिक रूप से अभी अयोध्या है, और मगध यानी आधुनिक रूप से जो दक्षिण बिहार का एरिया है उसी पर स्थापित था। यानी गुप्त शासकों का जो विस्तार है आधिपत्य दोस्तों, वो कहाँ का था, तो मध्य गंगा का भाग दोस्तों, मैदानी भाग, और प्रयागराज दोस्तों, और अभी जो आधुनिक अयोध्या है दोस्तों, और जो है दक्षिण बिहार का क्षेत्र पर जो है गुप्त शासकों का शासन था। गुप्त वंश के अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों के आदि पुरुष का नाम श्री गुप्त था। यानी गुप्त वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, श्री गुप्त, जो कि 240 से 280 ईस्वी तक रहे। उसका उत्तराधिकारी व पुत्र जो थे वो घटोत्कच 280 से लेकर 319 तक शासन किया दोस्तों। और प्रभावती गुप्त के ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है कि श्री गुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। यानी श्री गुप्त जो है गुप्त वंश के संस्थापक थे। ये किससे पता चलता है, तो प्रभावती गुप्त के ताम्रपत्र अभिलेख से पता चलता है। प्रमुख शासक देख लेते हैं दोस्तों गुप्त वंश के। गुप्त वंश के प्रमुख शासक कुछ हैं दोस्तों। तो पहले हैं चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने 319 से 334 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने एक लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया जो संभवतः नेपाल की थी। लिच्छवी राजकुमारी क्षत्रिय कुल की थी। क्षत्रिय कुल में विवाह करने से चंद्रगुप्त प्रथम की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो गई दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम एक महान शासक था। उसने 319 से लेकर 320 ईस्वी तक अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में गुप्त संवत चलाया। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया, तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया दोस्तों। चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय नहीं, प्रथम के द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया, 319 से 320 के दौरान, राज्यारोहण के दौरान। चंद्रगुप्त प्रथम ने साकेत यानी जो कि वर्तमान अयोध्या है दोस्तों का प्रदेश तथा प्रयागराज और मगध पर शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। उसने ही सर्वप्रथम रजत यानी चांदी मुद्राओं का प्रचलन करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण की।
नेक्स्ट है दोस्तों समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम के जो पुत्र है समुद्रगुप्त है दोस्तों, इन्होंने 335 से लेकर 380 ईस्वी तक शासन किया। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। समुद्रगुप्त प्रकृति में मौर्य सम्राट अशोक के विपरीत था। अशोक शांति और अनाक्रमण की नीति में विश्वास करता था, परंतु समुद्रगुप्त हिंसा और विजय में आनंद पाता था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों पूछा जाता है, हरिसेन किसका दरबारी कवि था दोस्तों? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अपने एक लंबे अभिलेख यानी प्रयाग प्रशास्ति में उसने वर्णित किया है कि समुद्रगुप्त ने किन किन लोगों और प्रदेशों को जीता था दोस्तों। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो प्रयाग प्रशास्ति अभिलेख है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। और किसके द्वारा लिखा गया था दोस्तों? तो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। समुद्रगुप्त द्वारा विजयी स्थान और क्षेत्रों को 5 समूह में बांटा गया दोस्तों। टोटल 5 समूह में बांटा है। पहला समूह है दोस्तों, इसमें गंगा यमुना दोआब के वे राजा शामिल हैं जिन्हें पराजित कर उनके राज्य गुप्त साम्राज्य में मिल गए थे दोस्तों। और द्वितीय समूह में ऐसे हैं दोस्तों जो पूर्वी हिमालय के राज्यों और कुछ सीमावर्ती राज्यों के शासक शामिल है, जैसे नेपाल हो गया, असम हो गया और बंगाल हो गया। तृतीय समूह में कौन शामिल है दोस्तों? तो आटविक राज्य यानी जंगली क्षेत्रों में स्थित राज्य सम्मिलित थे, जो विंध्य क्षेत्र में आते थे। यानी विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र का जो भी राज्य थे दोस्तों वो तृतीय समूह में रखे गए थे। और चतुर्थ समूह में पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत के 12 शासक शामिल थे, जिन्हें पराजित कर छोड़ दिया गया था। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा। सिर्फ वहां से लगान वसूल किया जाता था दोस्तों। पंचम समूह है दोस्तों, इसमें शकों और कुषाणों के नाम दिए गए हैं, जिनमें कुछ अफगानिस्तान में शासन करते थे दोस्तों। एक चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था। और प्रयाग प्रशास्ति यानी प्रशंसात्मक अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किसके दरबार में बुद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए भेजा था दोस्तों? तो समुद्रगुप्त के दरबार में जो है मेघवर्मन के द्वारा श्रीलंका के राजा थे, बुद्ध की मंदिर बनवाने के लिए अनुमति प्राप्त करने के लिए अपने लोगों को भेजा गया था दोस्तों। समुद्रगुप्त को अपनी बहादुरी एवं युद्ध कौशल के कारण ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किनके अनुसार दोस्तों? तो ब्रिटिश इतिहासकार विंसेंट स्मिथ के अनुसार। आगे देखते हैं दोस्तों, समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सत्ता पर बैठा दोस्तों। समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त शासक बना, किंतु यह एक कमजोर शासक था। विशाखदत्त की रचना देवी चंद्रगुप्त के अनुसार रामगुप्त ने शक आक्रमणकारियों के समक्ष समर्पण कर दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का छोटा कनिष्ठ पुत्र था। यानी समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे दोस्तों, पहला रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय था दोस्तों। छोटा कनिष्ठ पुत्र था जिसने रामगुप्त को अपदस्थ कर गुप्त साम्राज्य का शासन अधिगृहित करके शकों को पराजित किया। यानी बड़ा भाई जो था दोस्तों रामगुप्त, तो उसे जो है हटाकर चंद्रगुप्त द्वितीय शासन किया दोस्तों, और जो है फिर शकों को पराजित किया दोस्तों। पूछा जाता है दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का कौन सा राजा जो है शकों को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शकों के समक्ष रामगुप्त के समर्पण और चंद्रगुप्त द्वितीय के सत्ता अधिग्रहण की घटना की चर्चा हर्षचरित यानी बाणभट्ट के द्वारा जो रचित है दोस्तों, हर्षचरित और काव्य मीमांसा जो कि राजशेखर के द्वारा रचित है दोस्तों, तथा राष्ट्रकूट शासक गोविंद चतुर्थीय के सांगली ताम्रलेख में भी मिलता है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है दोस्तों काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो राजशेखर है। और हर्षचरित के रचनाकार कौन है? तो बाणभट्ट हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने 380 से लेकर 412 ईस्वी तक शासन किया दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष के शीर्ष पर पहुंच गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों के सहारे साम्राज्य का विस्तार किया। यानी वैवाहिक संबंध के द्वारा और विजय होने के द्वारा जो है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता चला गया दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह वकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से कराया, जो ब्राह्मण था।
प्रभावती के भूमिदान संबंधी अभिलेख, जिनकी लिपि पर गुप्तकालीन प्राच्य शैली का प्रभाव है, इससे पता चलता है कि वह अपने पिता के हित में काम करती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा के पास स्थित उज्जैन को गुप्त साम्राज्य की द्वितीय राजधानी बनाई थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा के पास जो स्थित उज्जैन है दोस्तों, उसे गुप्त साम्राज्य की द्वितीय राजधानी बनाया था। दिल्ली के कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख में चंद्र नामक किसी राजा की कीर्ति का वर्णन किया गया है। यदि इस चंद्र को चंद्रगुप्त द्वितीय मान लिया जाए तो यह कहा जा सकता है कि उसने गुप्त साम्राज्य का प्रभुत्व पश्चिमोत्तर भारत में और बंगाल के भाग में भी स्थापित किया था। दोस्तों आगे देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। यही उपाधि इससे पूर्व 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक ने भी पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी। दोस्तों तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी दोस्तों। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो इन दोनों को याद रखना दोस्तों, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो विक्रमादित्य की उपाधि दोस्तों, और चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन में स्थित जो दरबार है दोस्तों, वो कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वानों से विभूषित था। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उज्जैन में स्थित दरबार था दोस्तों, उनके दरबार में जो है कालिदास और अमर सिंह जैसे बड़े बड़े विद्वान रहते थे दोस्तों। तो कालिदास किनके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही चीनी यात्री फाहियान 399 से 414 ईसा पूर्व भारत आया और यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में विस्तृत लिखा दोस्तों। यानी जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही जो है चीनी यात्री फाहियान आया था दोस्तों, 399 से 414 ईस्वी में आया था दोस्तों, और भारत आया और यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में चर्चा की है दोस्तों विस्तृत। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न कौन कौन से थे दोस्तों? तो 9 विद्वानों ने आश्रय प्राप्त किया था, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से नवरत्न कौन कौन थे? तो दोस्तों कालिदास, अमर सिंह, शंकु, धर्मंतरी, छपनक, बेताल भट्ट, बरुरुचि, घटकपर और बारहमीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कालिदास, अमर सिंह और बारहमीर दोस्तों, और धनवंतरी। ये चारों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल थे दोस्तों। और 9 विद्वानों का जो है समूह था नवरत्न दोस्तों। नवरत्न क्या था दोस्तों? 9 विद्वानों का समूह था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय दोस्तों। आगे देखते हैं, कुमारगुप्त प्रथम 415 से 455 ईस्वी में कुमारगुप्त प्रथम का शासन रहा दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम था। उसने 40 वर्षों तक शासन किया और अश्वमेध यज्ञ भी किया दोस्तों। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है दोस्तों? वो घोड़े को छोड़ दिया जाता है अपने शासन के क्षेत्र से दोस्तों, और जितनी दूरी तक घोड़ा तय कर सकता है दोस्तों दूरी, जब तक कि उसे को रोका ना जा सके, वो पूरा क्षेत्र उस राजा का कहलाता है। उसे ही अश्वमेध यज्ञ की संज्ञा दी जाती है। भीतरी प्रस्तर अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में 2 आक्रमण हुए। पहला आक्रमण हुनों का था और दूसरा जो आक्रमण था दोस्तों वो पुष्यमित्रों का था, जिन्होंने गुप्त शासकीय प्रदेशों पर आक्रमण किया था। कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंद गुप्त का शासन आया दोस्तों। इन्होंने 455 से लेकर 467 ईस्वी तक शासन किया। स्कंद गुप्त ने कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के उपरांत सत्ता प्राप्त की। कौहम अभिलेख में स्कंद गुप्त को सक्रोपन से संबंधित किया गया है दोस्तों। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंद गुप्त ने अपने शासनकाल में 4 प्रकार के शत्रुओं से निपटा था, और ये कौन कौन थे दोस्तों? तो पुष्यमित्रों का जो हमला था उनसे, अभ्यस्त शासकों का विद्रोह हो गया, हुनों का आक्रमण और उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष। इस 4 तरीके के विवाद से जो है निपटने का काम स्कंद गुप्त ने किया था। हुनों के आक्रमण के बारे में विस्तृत रूप में देखते हैं दोस्तों। तो गुप्त साम्राज्य के चरमोत्कर्ष की स्थिति में 5वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तर पश्चिम से भारत पर हुनों का आक्रमण प्रारंभ हो गया दोस्तों। हुनों ने सर्वप्रथम 458 ईस्वी में आक्रमण किया और उस समय भारत पर स्कंद गुप्त का शासन था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, पूछा जाता है कि हुनों के आक्रमण के समय भारत में किसका शासन था दोस्तों? तो गुप्त साम्राज्य का शासन था। किसके समय? स्कंद गुप्त के समय जो है हुनों का आक्रमण सबसे पहले हुआ था। स्कंद गुप्त ने तोरमान के नेतृत्व में
में हुए इस आक्रमण का जवाब दिया तथा हुन पराजित हुए, किंतु उत्तरवर्ती गुप्त शासकों के शासनकाल में मिहिर कुल के नेतृत्व में हुनों ने भारत में सफलता प्राप्त कर ली थी दोस्तों। गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था किस रूप में थी? तो गुप्त राजाओं ने परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की थी। गुप्त काल में राजपद वंशानुगत था, परंतु राज्य सत्ता ज्येष्ठ अधिकार की अटल प्रथा के अभाव में सीमित थी। राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही नहीं मिलती थी, जिसका लाभ सामंत और उच्च अधिकारी भी उठा सकते थे दोस्तों। गुप्त राजाओं ने ब्राह्मणों को उदारता पूर्वक दान दिया। ब्राह्मणों ने राजा की तुलना विभिन्न देवताओं से करके उनके प्रति अपना आभार प्रकट किया। गुप्त काल में राजा को रक्षा और पालन करने वाले भगवान विष्णु के रूप में देखा जाने लगा था दोस्तों। राज सत्ता की देवी लक्ष्मी विष्णु की पत्नी के रूप में सिक्कों पर सदा अंकित होती थी दोस्तों। तो सिक्कों पर किसका अंकित था दोस्तों चित्र? तो लक्ष्मी विष्णु की पत्नी का जो है, देवी लक्ष्मी विष्णु की जो पत्नी थी उनका रूप जो है सिक्के पर अंकित था। गुप्त सेना की संख्या ज्ञात नहीं है, क्योंकि गुप्त शासक अस्थायी सेना रखते थे, किंतु सामंतों द्वारा समय समय पर प्रदत्त सेनाएं उसकी पूरक होती थी। तो गुप्त शासक जो है थोड़ा ही जो है अपने पास अस्थायी सेना रखते थे दोस्तों, और उनके जो सामंत थे दोस्तों उनके पास प्रदत्त सेनाएं होती थी। और जिस समय युद्ध का पड़ाव आता था तो उस समय सामंत अपनी सेना लेकर राजा के अंतर्गत आ जाते थे। गुप्त काल में अश्वचालित रथ की लोकप्रियता कम होने लगी और घोड़सवारों की महत्ता बढ़ गई। घोड़े पर सवार होकर तीर चलाना अच्छा रण कौशल माना जाता था दोस्तों। आगे देखते हैं, गुप्त काल में सेना का सर्वोच्च अधिकारी महाबलाधिकृत कहलाता था। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या बढ़ गई थी, परंतु वाणिज्य करों की संख्या घटी। भू राजस्व के रूप में राज्य संभवतः उपज का चौथा भाग से लेकर छठे भाग के रूप में लेता था। तो गुप्त काल में जो है दोस्तों कर किस रूप में था? तो 1/4 से लेकर दोस्तों 1/6 तक जो है वो कर की स्लैब था दोस्तों गुप्त काल में। आगे देखते हैं दोस्तों, गुप्त काल में मध्य और पश्चिम भारत में ग्रामवासियों से सरकारी सेना और अधिकारियों की सेवा के लिए बेगार यानी निःशुल्क श्रम कराया जाता था, जो विशिष्ट कहलाता था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, गुप्त काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी कानून यानी व्यवहार विधि और दंड विधि भली भांति परिभाषित तथा पृथककृत हुए थे दोस्तों। और राजा न्याय निर्णय ब्राह्मण पुरोहितों के सहायता से करता था। नियम कानून बनाए रखना राजा का कर्तव्य होता था। गुप्त काल में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधीश होता था। गुप्तों के समय न्यायाधीशों को दंडनायक तथा महादंडनायक कहा जाता था। न्याय व्यापारियों तथा व्यावसायिक श्रेणियों ने अपने पृथक न्यायालय थे, जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी दोस्तों। वैशाली और प्रयागराज के निकटवर्ती भीटा से प्राप्त मोहरों से पता चलता है कि गुप्त काल में श्रेणियां अच्छी अवस्था में चल रही थी, यानी प्रत्येक जो श्रेणी थी दोस्तों वो सही ढंग से चल रही थी गुप्त काल में। गुप्त साम्राज्य के सबसे बड़े अधिकारी कुमारा मात्य होते थे, यानी सबसे बड़ा अधिकारी कौन है दोस्तों? तो कुमारा मात्य, और उन्हें राजा अपने प्रांत से ही नियुक्त किया करते थे। गुप्त राजाओं ने प्रांतीय और स्थानीय शासन की पद्धति चलाई। राज्य कई भुक्तियों अर्थात प्रांतों में विभाजित था और प्रत्येक भुक्ति एक एक उपरीक के प्रभार में रहती थी। भुक्तियां कई विषयों अर्थात जिलों में विभाजित थी और प्रत्येक विषय का एक प्रभारी होता था, जिसे विस्पति कहलाता था दोस्तों। यानी गुप्त राजाओं में जो है प्रांतीय और स्थानीय शासन व्यवस्था थी दोस्तों, और उसके हर राज्य में जो है एक भुक्तियों की नियुक्ति होती थी, अर्थात प्रांतों में विभाजित था। यानी जो भी राज्य था दोस्तों वो प्रांत के रूप में विभाजित था, और प्रत्येक भुक्ति यानी प्रांत में एक एक उपरीक के प्रभार रहते थे, यानी प्रभारी रहते थे दोस्तों। और प्रांत की कई विषयों अर्थात जिलों में विभाजित किया गया, यानी जो भी प्रांत था दोस्तों उसे फिर कई जिलों में विभाजित कर दिया गया था, और प्रत्येक जिले का विषय का एक प्रभारी होता था, जिसे विषयपति कहते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, पूर्वी भारत में प्रत्येक विषय को वीथियों में बांटा गया था और वीथियां ग्रामों में विभाजित थी। गुप्त काल में गांव का मुखिया अधिक महत्वपूर्ण हो गया। वह ग्राम श्रेष्ठों की सहायता से गांव का कार्य देखता था।
ग्रामों और छोटे छोटे शहरों में प्रशासन से स्थानीय लोग जुड़े हुए थे। उनकी अनुमति के बिना जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती थी दोस्तों। वैशाली से प्राप्त सीलों से प्रकट होता है कि गुप्त काल में शिल्पी, वणिक और लिपिक एक ही संस्था में काम करते थे और नगर प्रशासन से जुड़े हुए थे। प्रमुख नगरों में नगर पालिकाएं होती थी और नगर का जो प्रधान अधिकारी था दोस्तों वो पुरपाल कहलाता था। आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तरी बंगाल यानी जो कि बांग्लादेश है दोस्तों के कोटि वर्ष विषय का प्रशासनिक परिषद में मुख्य वणिक, मुख्य व्यापारी और मुख्य शिल्पी शामिल होते थे दोस्तों। भीटा और वैशाली के शिल्पियों और वानिकों की अलग अलग श्रेणियों का वर्णन जो है गुप्त काल में देखने को मिलता है। मालवा के जो मंदसौर और इंदौर में जो रेशम बुनकरों की अपनी विशेष श्रेणी थी, यानी मालवा के जो मंदसौर और इंदौर के में जो रेशम बुनकर थे दोस्तों उनकी अपनी विशेष श्रेणी हुआ करती थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो बुलंदशहर है जिले में तेलियों की अपनी अलग श्रेणी थी, यानी विभिन्न विभिन्न श्रेणियों में जो है लोग बटे हुए थे दोस्तों। गुप्त साम्राज्य के अधिकतर भाग सामंतों या मंडलेश्वरों के हाथ में थे, जिनमें से अनेक को समुद्रगुप्त ने अपने अधीन कर लिया था। गुप्त काल में अधिकारियों का वेतन का भुगतान जमीन देकर किया जाता था कि नहीं यह स्पष्ट नहीं है। स्वर्ण मुद्राओं की बहुतायत से पता चलता है कि ऊंचे अधिकारियों को नगद वेतन देने की परिपाटी थी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, गुप्त काल के केंद्रीय स्तर के कौन कौन से अधिकारी थे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो पहला है दोस्तों कुमारामात्य, ये जो है प्रांतों के प्रशासक होते थे दोस्तों, जो विभिन्न प्रांतों में बटे हुए थे राज्य दोस्तों, उनके जो कुमारामात्य हैं वो विभिन्न अधिकारी होते थे। महादंडनायक जो है वो न्यायाधीश होता था दोस्तों। महाबलीधिकृत जो है सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जबकि भंडागार अधिकृत जो है वो राजकोष का अधिकारी होता था और द्रवाधिकरण जो है वो भूमि कर संग्रह करने वाला अधिकारी होता था और अग्रहारिक जो है वो दान विभाग का प्रधान होता था और पुरपाल जो है वो नगरीय क्षेत्रों का प्रमुख होता था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें कुमारामात्य, महादंडनायक और पुरपाल दोस्तों, ये तीनों जो है कितनी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है दोस्तों। एक महाबलीधिकृत, ये चारों को याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। गुप्त काल सामाजिक व्यवस्था, तो गुप्त काल की सामाजिक व्यवस्था किस रूप में थी? गुप्त कालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभाजित था। सभी वर्णों का आधार कर्म ना होकर जन्म था, यानी जो जिस वर्ण में जन्म लेता था दोस्तों उसी के आधार पर उन्हें वर्णों में विभाजित किया जाता था। ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर ग्राम अनुदान मिलना इस बात का द्योतक है कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता गुप्त काल में बनी रही थी दोस्तों। और 5वीं सदी में रचित नारद स्मृति में ब्राह्मणों को गुप्त काल से मिलने वाले अनेक विशेष अधिकार का वर्णन भी मिलता है। गुप्त काल में वर्ण अगणित जातियों उपजातियों में विभाजित हुए। इस विभाजन के 2 कारण हुए। पहला, भारी संख्या में विदेशों से आए लोग भारतीय समाज में घुल मिल गए और उन विदेशियों का प्रत्येक समूह एक एक मुख्य जाति समझा जाने लगा दोस्तों। गुप्त काल से पूर्व विदेशी लोग विजेता के रूप में भारत आए, इसलिए समाज में उन्हें क्षत्रिय का स्थान मिला था दोस्तों। गुप्त काल की स्मृतियों में मिश्रित जातियों का उल्लेख मिलता है। कास्ट हो गया दोस्तों, इसका पहला उल्लेख इसी समय जो है ओसनम स्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है और भूमि और राजस्व के हस्तांतरण के कारण यह जाति अस्तित्व में आई थी दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों कि कास्ट जाति जो है इसका उल्लेख सर्वप्रथम किस काल में देखने को मिलता है? तो गुप्त काल में देखने को मिलता है दोस्तों। कहाँ मिलता है? तो ओसनम स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है मिलता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, जातियों की संख्या बढ़ने का दूसरा कारण था दोस्तों ग्राम अनुदान की प्रक्रिया में बहुत से जनजातीय लोगों को ब्राह्मणीय समाज में समा जाना। जनजातीय सरदार लोग उच्च कुल के माने गए, किंतु उनके सामान्य स्वजनों को नीच कुल का माना गया और प्रत्येक जनजाति अपने नए जीवन में एक न एक जाति के रूप में अवतीर्ण हुए दोस्तों। गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। अब उन्हें रामायण, महाभारत और पुराण सुनने का अधिकार मिल गया था दोस्तों। यानी गुप्त काल की स्थिति में क्या हुआ था दोस्तों, जो भी शूद्र थे उन्हें रामायण, महाभारत और पुराण जैसी जो कथा है दोस्तों इन्हें भी सुनने का अधिकार मिल गया था। इससे पहले सुनने तक का अधिकार नहीं था।
शूद्र अब कृष्ण नामक नए देवता की पूजा कर सकते थे। उन्हें कुछ गृह संस्कारों या घरेलू अनुष्ठानों का भी अधिकार मिल गया था। 7वीं सदी से शूद्रों की पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में होने लगी, जबकि पूर्व काल में उनका चित्रण केवल अपने ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करने वाले वर्ग सेवक, दास और कृषि मजदूर के रूप में होता था दोस्तों। गुप्त काल में दास प्रथा का विधान था। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, जबकि मनु स्मृति में जो है 7 प्रकार के दासों का चर्चा देखने को मिलती है। अब स्त्रियों की स्थिति के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो स्त्रियों की स्थिति में गुप्त काल में भारी गिरावट देखने को मिली दोस्तों। पति के मरने पर उसकी पत्नी का पति की चिता में आत्मदाह करने का पहला उल्लेख है अभिलेखीय उदाहरण गुप्त काल में 510 ईसा पूर्व में मिलता है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती प्रथा का विवरण मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है दोस्तों कि जो है सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है दोस्तों। तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से जो है वो सती प्रथा का पता चलता है दोस्तों। मनु स्मृति सबसे पुरानी स्मृति मानी जाती है दोस्तों, और इसमें कहा गया है कि विवाह के समय वधू को भेंट के रूप में माँ बाप द्वारा दिए गए भूषण, अलंकरण, वस्त्र आदि सामान स्त्री धन होते हैं। यानी जो भी लड़की को मिलता है दोस्तों दहेज स्वरूप, वो सारे किसके धन हैं, तो स्त्री के ही धन कहलाते हैं। 6ठी सदी के स्मृतिकार कात्यायन का कहना है स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपने अल्प संपत्ति को भी बेच सकती है और गिरवी रख सकती है। कात्यायन के अनुसार जमीन में स्त्रियों का हिस्सा मिलता था, परंतु भारत के तंत्रात्मक समाज में धर्मशास्त्र के अनुसार समानतः बेटी को अचल संपत्ति का उत्तराधिकारी नहीं मिलता था दोस्तों, उत्तराधिकार नहीं मिलता था। फायान के अनुसार भारतीय समाज में लोग कानून का पालन करने वाले और ईमानदार थे। कानून नरम थे और दंड भी कठोर नहीं थे दोस्तों। गुप्त काल में अधिकतर लोग शाकाहारी थे, परंतु मांसाहारी भी प्रचलित था। गुप्त काल की धार्मिक व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजश्रय मिलना समाप्त हो गया। हालांकि इस काल में कुछ स्तूपों और विहारों का निर्माण हुआ तथा नालंदा बौद्ध धर्म का केंद्र बन गया। विष्णु की पहचान नारायण नामक देवता से होने लगी और ईसा पूर्व 2री सदी में वे नारायण विष्णु कहलाने लगे। फायान ने जैन धर्म की चर्चा नहीं की है, किंतु गुप्त काल में जैन धर्म अवश्य ही उन्नत अवस्था में था। कदम्ब तथा गंग शासकों ने जैन धर्म के संरक्षण प्रदान किए थे दोस्तों। तो कदम्ब वंश और गंग वंश जो है वो जैन धर्म के संरक्षक थे दोस्तों। मथुरा तथा वल्लभी श्वेतांबर जैनों का प्रमुख केंद्र था, जबकि पुंडवर्धन यानी जो कि बंगाल में दोस्तों वो दिगंबर जैनों का प्रमुख स्थल था। तो मथुरा और वल्लभी में जो है श्वेतांबर रहते थे दोस्तों, और पुंडवर्धन जो है बंगाल में, वहाँ दिगंबर जैन लोग रहते थे। बौद्ध तथा जैन धर्मों के साथ वैदिक धर्म भी अपना विकास कर रहा था। गुप्त शासकों ने धार्मिक रूप से सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। नारायण मूलतः अवैदिक जनजातीय देवता था। वह भगवत कहलाता था और उनके उपासक भागवत कहलाते थे दोस्तों। कालांतर में विष्णु पश्चिमी भारत के निवासी वृषण कुल के एक पौराणिक महापुरुष से एक हो गए, जो कृष्ण वासुदेव कहलाते थे। कृष्ण की विष्णु से अभिन्नता दिखाने के उद्देश्य से महान गाथा काव्य महाभारत को नया रूप दिया गया। गुप्त काल में उद्भव हुआ और भागवत संप्रदाय के मुख्य तत्व भक्ति और अहिंसा में विलीन हो गए थे दोस्तों। भक्ति का अर्थ प्रेममय निष्ठा निवेदन। यह एक प्रकार की निष्ठा है जो जनजातियों के लोग अपने सरदार के प्रति रखते थे या प्रजा जो है राजा के प्रति रखती थी। यानी भक्ति क्या है दोस्तों, तो प्रेम में निष्ठा है दोस्तों। अहिंसा अर्थात किसी जीव का वध नहीं करना कृषक समाज के लिए अनुकूल था तथा विष्णु से जुड़ी प्राणदायिनी उर्वरता के पंथ से भी मेल खाती थी। गुप्त काल में आकर महायान बौद्ध धर्म की तुलना में भागवत या वैष्णव संप्रदाय अधिक प्रभावी हो गया था। महायान बौद्ध धर्म ने अवतारवाद का उपदेश दिया और इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादित कर दिया था दोस्तों। 6ठी सदी में आकर विष्णु की गणना शिव और ब्रह्मा
के साथ त्रिदेव में होने लगा। यानी 6ठी शताब्दी के उपरांत क्या हुआ दोस्तों, विष्णु, शिव और ब्रह्मा, इन तीनों को त्रिदेव की संज्ञा दी गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिदेव के अंतर्गत कौन कौन से देवता आते हैं, तो विष्णु, शिव और ब्रह्मा, ये तीनों जो है त्रिदेव के अंतर्गत आते हैं। गुप्त वंश के राजा शिव के उपासक थे, जो संहार या प्रलय के देवता थे दोस्तों। तो शिव जो थे वो किसके देवता थे, प्रलय के देवता थे। गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मणीय धर्म का सामान्य लक्षण हो गई। अनेक त्योहार मनाए जाने लगे तथा गुप्त वंशी राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहनशीलता का मार्ग अपनाया। गुप्त काल में हिंदू धर्म शक्तिशाली बन गया था, परंतु अभी भी हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं होता था। बाद में अरबों ने हिंद के निवासियों के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। तो हिंदू शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो अरब वासियों के द्वारा जो है हिंद के निवासियों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था किस रूप में थी। तो प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेख में दिनार कहलाता था। यानी गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा थी दोस्तों, वो क्या कहलाता था, तो दिनार कहलाता था दोस्तों। गुप्त शासकों के स्वर्ण सिक्के उतने शुद्ध नहीं थे जितने कुषाण शासकों के सिक्के शुद्ध थे। यानी सबसे अधिक जो स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला है दोस्तों, वो गुप्त काल, यानी गुप्त शासक जो थे वो सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी दोस्तों। और सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला कौन था दोस्तों, तो कुषाण था दोस्तों। और सबसे पहले जो है स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाले कौन थे दोस्तों, तो हिंद यवनी जो लोग थे वो जो है सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। आगे देखते हैं दोस्तों, गुजरात विजय के पश्चात गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के भी जारी किए, क्योंकि पश्चिमी क्षत्रपों के यहाँ चांदी के सिक्कों का महत्वपूर्ण स्थान था। कुषाणों के विपरीत गुप्तों के तांबे के सिक्के बहुत कम मिलते हैं। हिरण्य यानी नगद, भूमिकर यानी भाग, में यानी अनाज इत्यादि कर राजस्व के प्रकार थे। फायान के अनुसार दैनिक विनिमय में कौड़ियों की मुद्रा के रूप में प्रयोग होता था दोस्तों। गुप्त काल में पूर्व की काल की तुलना में दूर व्यापार में ह्रास हुआ। यानी जो भी व्यापारी विदेश से होता था दोस्तों, तो वो थोड़ा कम हो गया। 550 ईसा पूर्व तक भारत पूर्वी रोमन साम्राज्य के साथ कुछ कुछ व्यापार करता रहा, जहां वह रेशम बेचता था। 550 ईस्वी के आसपास पूर्वी रोमन साम्राज्य के लोगों ने चीनियों से रेशम उत्पन्न करने की कला सीख ली थी। इससे भारत के निर्यात व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। 5वीं सदी के मध्य में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी पश्चिम भारत में स्थित अपने मूल स्थान लाट देश को छोड़कर मंदसौर चली गई, और वहां उन बुनकरों ने अपना मूल व्यवसाय छोड़कर अन्य व्यवसायों को अपना लिया। आगे देखते हैं दोस्तों, गंगा के नदी मुख्य प्रदेश यानी डेल्टा में स्थित ताम्रलिप्ति यानी तामलुक बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के स्वर्ण भूमि यानी बर्मा, अब जो म्यांमार कहलाता है दोस्तों, और यवद्वीप यानी जावा और कंबोज यानी कंबोडिया जैसे देशों के साथ सबसे अधिक व्यापार होता था। भड़ौच, सुपारा और कल्याण पश्चिमी तट पर मुख्य बंदरगाह थे, और वहां से भी दक्षिण पूर्व को जहाज भेजा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, पूछा जाता है दोस्तों कि स्वर्ण भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों, तो अब जो म्यांमार है उसे स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता है, जबकि यवद्वीप के नाम से जावा को जाना जाता है दोस्तों। और जो प्रमुख जो बंदरगाह थे दोस्तों उस समय कौन कौन से थे, भड़ौच, सोपारा और कल्याण जो है पश्चिमी तट पर स्थित था दोस्तों, जो प्रमुख बंदरगाह के रूप में जाना जाता है, जहां से दक्षिण पूर्व को जहाज भेजे जाते थे दोस्तों। आगे देखते हैं गुप्त कला की संस्कृति, कला एवं संस्कृति के बारे में देखते हैं। तो गुप्त काल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है दोस्तों, तो गुप्त काल को कहा जाता है। कला और साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक विकास के कारण ही गुप्त काल की ऐसी संज्ञा दी जाती है। तो गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है प्राचीन भारत का दोस्तों, क्योंकि अत्यधिक विकास के कारण और जो है उनके साहित्य और कला का जो विकास था दोस्तों, उन्हें ही देखकर स्वर्ण युग कहा जाता है। आर्थिक क्षेत्र में इस दौर में उत्तर भारत के कई नगर पतोन्मुख हुए थे, अतः सभी क्षेत्रों में ऐसी स्थिति नहीं थी। गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। गुप्तकालीन उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण नागर शैली में किया गया है दोस्तों। तो गुप्तकालीन मंदिर जो भी बने हैं दोस्तों उत्तर भारत में, वो नागर शैली में बने हैं दोस्तों। आगे देखते हैं,
गुप्त काल में उदयगिरी के गुफा मंदिर का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति वीरसेन ने करवाया था और इस मंदिर में विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति स्थापित है। तो पूछा जाता है दोस्तों, उदयगिरी के गुफा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया दोस्तों? तो वीरसेन के द्वारा। वीरसेन कौन थे दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति थे। और इसकी प्रमुखता क्या है दोस्तों? क्योंकि यहाँ विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति स्थापित की गई है। गुप्तकालीन मंदिरों की छतें अधिकांश सपाट होती थी, साथ ही शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण भी इस समय ही चालू हुआ दोस्तों। गुप्त काल के कानपुर के भीतरगांव, गाजीपुर के भीतरी और झांसी के देवगढ़ ईंट के मंदिर प्रसिद्ध हैं। गुप्त काल में बनी 2 मीटर से भी अधिक ऊंची बुद्ध की कांस्य मूर्ति भागलपुर के निकट सुल्तानगंज में पाई जाती है। यानी गुप्त काल में ही जो है दोस्तों भागलपुर में जो निकट जो सुल्तानगंज में बनी हुई है दोस्तों बुद्ध की कांस्य मूर्ति, वो कब की बनी हुई है? तो गुप्त काल की। फाहियान ने 25 मीटर से भी अधिक ऊंची बुद्ध की एक ताम्र मूर्ति देखी थी, लेकिन वर्तमान में इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। गुप्त काल में सारनाथ और मथुरा से बुद्ध की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है। अजंता की चित्रावली गुप्तकालीन बौद्ध कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है और इन चित्रों में गौतम बुद्ध और उनके पिछले जन्मों की विभिन्न घटनाओं का भी चित्रण मिलता है। यानी अजंता की जो चित्रावली है दोस्तों उसमें गुप्तकालीन बौद्ध कला को देखा जा सकता है दोस्तों, और उनमें जो है गौतम बुद्ध और उनके पिछले जन्म का जो विभिन्न घटनाएं हैं दोस्तों उनका चित्रण देखा जा सकता है। गुप्त काल में ही पहली बार विष्णु, शिव तथा अन्य हिंदू देवताओं की प्रतिमाएं मिलनी प्रारंभ हुई दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है दोस्तों, वहाँ जाकर जुड़ जाए, वहाँ इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।